सुबह जो है हमने आज डिटेल में इनिशियल जो लेक्चर था उसमें डिस्कशन की, आपको इंट्रोडक्शन दी कि स्लैब्स वन वे और टू वे स्लैब्स का बेसिक डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की है। एंड देन थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन की कि स्लैब की क्लासिफिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ सपोर्ट। और आज जो है इंशाल्लाह वो स्लैब का बिहेवियर और हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि आगे अगर हमें टाइम मिल सका, आज के लेंथ लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी जो थिकनेस कैलकुलेशन है, स्लैब की थिकनेस कैसे कैलकुलेट की जाती है, उनकी कोड प्रोविजंस क्या हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अगर इस लेक्चर में टाइम एक्सटेंड ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आज जो इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर में जो टारगेट है मेरा वो ये है कि जो स्लैब का बिहेवियर है, क्योंकि स्लैब आपने सुबह हमने देख लिया आपने इनिशियल लेक्चर में कि हमने वन वे और टू वे स्लैब का डिफ्रेंशिएट कर दिया, और जो हमारा एम्फेसिस है, हमारा जो डिज़ाइन के लिए जिसको हम वो देख रहे हैं पर्टिकुलरली आज इसके लेक्चर में, वो होगा टू वे स्लैब। और टू वे स्लैब का जो बिहेवियर है वो सुबह भी मैंने आपको समझाया था कि टू डायमेंशनल है। ठीक है जी, शॉर्टर डायरेक्शन में, लॉन्गर डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका मतलब मोमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इसका मतलब मोमेंट से जो रेलेवेंट जितनी भी डिफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो आपके पास रोटेशंस हैं, चाहे वो आपके पास डिफ्लेक्शंस हैं, वो भी उसी हिसाब से दोनों डायमेंशन के अंदर आएंगी। तो यहाँ इस जो सुबह हमारी चीज़ थी, जो बात थी जो लास्ट लेक्चर में, उसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि टू वे स्लैब्स बेंड अंडर लोड इनटू अ डिश शेप सरफेसेस। जो टू वे स्लैब्स हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोड जो है वो डिश शेप सरफेस के अंदर जाती हैं। जैसे आपके पास सुबह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, प्याले की एग्जांपल दी, प्लेट की एग्जांपल दी, इसलिए फ्लैट प्लेट भी इसको कहा जाता है। तो डिश शेप सरफेसेस उसकी बन जाती हैं। सो देयर इज बेंडिंग इन बोथ प्रिंसिपल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है। तो अगर आप अपने हाथ की हथेली को यूँ बना लेते हैं तो आप देखते हैं कि हाथ की हथेली आपकी इस डायमेंशन के अंदर भी बेंड हुई हुई है, इस डायमेंशन के अंदर भी बेंड हुई हुई है। तो जो प्लेट्स हैं, स्लैब्स हैं, टू वे स्लैब्स हैं, उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो भी टू डायमेंशनल होती है। एज ए रिजल्ट इससे होता क्या है, सो दे मस्ट बी रीइंफोर्स इन बोथ डायरेक्शन। जब डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन में है उसका मतलब ये है कि उसकी मोमेंट दोनों डायरेक्शन में आ रही है। मोमेंट दोनों डायरेक्शन में है तो आपको फ्लेक्चर का जो बिहेवियर का रीइंफोर्स का जो आपका एक्सपोजर है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको जानते हैं कि फिर हमें रीइंफोर्समेंट भी दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, बाय लेयर्स ऑफ बार दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें फिर उसको एक दूसरे के साथ जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसके साथ हमें फिर ये दोनों डायमेंशन के अंदर हमें रिइंफोर्समेंट डालनी पड़ती है। तो अब अगर हम एक अज्यूम करें एक स्लैब को, ये जो हमने आपको लास्ट एग्जांपल में भी, लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने आपको फिगर दिखाई थी। तो अगर हम ये एक टू वे स्लैब की एक फिगर हम अज्यूम करें जिसके अंदर हम एक शॉर्टर डायरेक्शन जो है वो LX ले रहे हैं या LS कह लें, यहाँ इसके हिसाब से जो हमने S लिया हुआ है और L लिया हुआ है, तो S stand for the shorter direction and L stand for the longer direction. So definitely by looking at this particular figure, you can see that the shorter direction in this figure is LX and the longer direction in this figure is LY. So WS is the load taken by the short direction, because I explained in the last lecture that the load would be carried in both the direction, and I explained it with lot of effort। मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से लोड जो है वो दोनों डायमेंशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो WS है द लोड टेकन बाय द शॉर्ट डायरेक्शन एंड जो WL है दैट इज द लोड डायरेक्शन बाय द लोड टेकन बाय द लॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन आफ्टर अज्यूमिंग दिस, ठीक है, हम एक अगर एक पॉइंट अज्यूम करें, इसमें कोई सा एक पॉइंट अगर हम ले लें और हम उस पॉइंट के ऊपर कह दें, लेट सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर ये कह दूं कि इस पॉइंट के ऊपर कह दूं कि यहाँ इस जगह के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है यहाँ, ठीक है, इस जगह के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है ये पॉइंट इज ए। लेट्स सपोज कि दिस पॉइंट इज ए। तो डिफ्लेक्शन इन द ए डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज ए एंड दिस डायरेक्शन इज बी। सो द डिफ्लेक्शन इन ए डायरेक्शन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन बी डायरेक्शन, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है चाहे आप जिस डायमेंशन में भी जाएंगे सेम होगी, राइट। तो डिफ्लेक्शन एट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट बी। ये अगर जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि बड़ी कॉमन चीज़ है, हम ये क्या कॉमन सेंस की चीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन यहाँ इस ए पॉइंट के ऊपर आ रही है, उस ए पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो चाहे हम ए डायमेंशन में जाएं चाहे हम बी डायमेंशन में जाएं तो दैट वुड बी द सेम। ठीक है, अगर आप ए डायमेंशन में जा रहे हैं तो वी आर कॉलिंग दैट टू बी डेल्टा ए। ठीक है, एंड इफ यू आर considering that deflection to be in B direction, we are calling that deflection to be delta B.
So what we are saying is that at a particular point in a flat slab, in a two-way slab, the deflection at point A would be same whether you go in the A direction, longer direction, or you go into the shorter direction. The deflection would be the same. ओके ये कंपैटिबिलिटी भी कहलाती है. अगर आपने जो मेरे मैकेनिक्स सॉलिड में लेक्चर बीम्स के देखे होंगे तो उसमें बाउंड्री कंडीशन में हमने मुख्तलिफ वो कंस्ट्रेंट हमने देखी थी कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है, हमारी कंटिन्यूटी कंडीशंस क्या है. तो एट ए पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन सेम है. आप ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं. तो अगर आप इस पॉइंट को ले रहे हैं तो यहाँ से अगर आप इस डायमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा ए हो गई. अगर आप इस डायमेंशन में जा रहे हैं तो ये डेल्टा बी हो गई. लेकिन जाहिर है ये पॉइंट तो दोनों डायमेंशन के ऊपर एक ही उसकी डिफ्लेक्शन आई है, तो वो डिफ्लेक्शन हम कह रहे हैं एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टू बी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी. तो इफ आफ्टर ये समझ लें कि ये समझ लेने के बाद, ये यकीन कर लेने के बाद, ये ईमान ले आने के बाद कि यस द डिफ्लेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी द सेम इन बोथ द डायरेक्शन, वी कैन से कि जो डिफ्लेक्शन का जो हमारे पास फार्मूला है, जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला है वो हमारे पास ये है. एक जनरलाइज फार्मूले की टर्म में हमने बात की. डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट कंडीशन यू नो कि जो डिफ्लेक्शन के फार्मूला होता है दे डिफर. ठीक है ना, तो जब सिंपली सपोर्टेड होगा तो कुछ और होगा, वन एंड फिक्स दी अदर एंड फ्री होगा तो कुछ और होगा. लेकिन हमें जनरलाइज अगर हम एक बात करें कि डिफ्लेक्शन सेम है फॉर पर्टिकुलर केस द सपोर्ट कंडीशन वुड बी द सेम इन दैट पर्टिकुलर केस, तो जो डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट है दैट वुड बी द सेम द डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट. ठीक है, ये हमने डिफ्लेक्शन की टर्म में तुम एल ए और एल बी की टर्म में लिख दिया, क्योंकि ई एंड आई इज द सेम. ई एंड आई इज द सेम. ठीक है, तो इसमें से जब हम उसको मुख्तसर करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू विल सी के यू विल अल्टीमेटली गेट दिस थिंग कि डब्ल्यू एस द लोड टेकन बाय द शॉर्ट डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ द लोड टेकन बाय द शॉर्ट एंड लॉन्गर डायरेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द रेशियो ऑफ द लेंथ. ठीक है, एल बी अपॉन एल ए का 4 टाइम रेशियो के इक्वलेंट है. और अगर हम एक ये केस लें जिसमें हम बाउंड्री कंडीशन पे हम जिस पर हम कहते हैं कि भाई शॉर्टर डायरेक्शन जो है, लॉन्गर डायरेक्शन जो है वो 2 टाइम इज द शॉर्टर डायरेक्शन. ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन इज 2 टाइम इज द शॉर्टर डायरेक्शन. अगर हमने ये केस को ले लेते हैं जिसमें 2 वे स्लैब हमारी इंटर होती है इस फेस के अंदर, तो फिर उस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो शॉर्टर डायरेक्शन जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन का 16 गुना लोड ले रहा होगा. तो दैट्स हाउ द स्लैब बिहेव इन अ 2 वे फैशन. जब भी स्लैब टू वे स्लैब्स होगी तो उसका बिहेवियर को यहाँ हमने समझाने की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोड की डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरीके से लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन आइदर डायरेक्शन. तो जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो लोड है दैट वुड बी इक्वल टू द लोड इन दी 16 टाइम द लोड इन द लॉन्गर डायरेक्शन. बेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, जिसे आप कहें दलील में और जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि यस वी कैन से कि भाई डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 16 टाइम डब्ल्यू एल. ओके, सो रूल ऑफ थंब ये हमने पहले भी इस चीज़ को बात कर चुके हैं कि जो 2 डायमेंशन का रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, सो दैट वुड बी डिज़ाइन एज अ वन वे स्लैब. अगर ऐसे ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको एज अ वन वे स्लैब के तौर पर डिज़ाइन करते हैं, और फिर जो लोड जो होती है उसको तो एक ही डायमेंशन के अंदर जा रही होती है. वो इंशाल्लाह वन वे स्लैब को हम डिज़ाइन आगे चल के देखेंगे. ठीक है, तो अब अगर यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग बनी है तो अब हमारे पास जो, क्योंकि हमने कहा कि हम एसीआई कोड को फॉलो करेंगे, एसीआई कोड की प्रोविजन को सामने रखते हुए चलेंगे, तो एसीआई का जो लेटेस्ट कोड है दैट इज 31819 है, एसीआई 31819. सेक्शन जो है इसका R6241. जब ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सेक्शन दिखा भी दूंगा, आपके पास जिनके पास कोड है वो जाके दे सकते हैं. तो इट स्टेट दैट द डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड हैव बीन रिमूव्ड. एसीआई कोड 31819 में 31819 में ये आपको पता है कि एसीआई के डिफरेंट वेरिएंट आते हैं ना कोड के. 318 जो है वो डिज़ाइन के हैं, इसी तरीके से जो ये जो पहला जो 318 है इसके हिसाब से भी डिफरेंट हुआ, और जो 19 उसके बाद जो आता है ये फिर उसका वर्जन है. इससे पहले 14 वर्जन था और अब ये 19 वर्जन है. इससे पहले का जो कोड है वो एसीआई 31814 है, एंड देन इट्स एसीआई 31819 विच इज़ द लेटेस्ट कोड बिकॉज वी आर इन 2020. सो दैट दिस पर्टिकुलर कोड दैट आई एम रेफरिंग टू हियर राइट नाउ इज द 2019 कोड. तो इस कोड में जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है उनको रिमूव कर दिया गया. रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो कहते हैं कि भाई इस पर डिज़ाइन ना करो. रिमूव करने की जो लॉजिक बताई है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट द एसीआई 31814 कोड इज स्टिल वैलिड for the analysis of two-way slab for the gravity load.
यहाँ हम जो एम्फेसिस कर रहे हैं सिर्फ ग्रेविटी लोड के। तो ग्रेविटी लोड के लिए जो प्रोसीजर हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जो यह 31814 ने जो आपको मेथड बताए हैं, दैट इज स्टिल वैलिड। ठीक है, वो उसकी वजह ये है क्योंकि और बहुत सारे मेथड आ चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि स्पेसिफिकली कोई दो मेथड नहीं है, आपकी प्रेफरेंस है कि आप किसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप 31814 को लेकर के डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड या इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड को फॉलो करते हैं, दैट इज स्टिल वैलिड। बट एसीआई कोड 31819 स्पेसिफिकली रिमूव कर रहा है इस कोड को, कह रहा है कि ये नहीं कहता कि इसी को करें। 318 जो 14 तक का था उसमें तो पर्टिकुलरली ये दो मेथड को इंक्लूड किया गया था और उनको रेफर किया गया था। तो ECI code 31814 chapter assumes that the slab behave as a wide shallow beams. चैप्टर 8 है ECI कोड का, स्पेसिफिकली टू वे स्लैब्स के लिए है। assume that the slab behave as a wide shallow beams that forms with the column above and below them a rigid frame. स्लैब जो है कॉलम के साथ मिलके एक रिजिड फ्रेम फॉर्म कर लेती है। ज़ाहिर स्लैब के अगर आपके पास मल्टी स्टोरी है तो स्लैब के ऊपर भी कॉलम है, स्लैब के नीचे भी कॉलम है। तो विद द कॉलम दिस पर्टिकुलर स्लैब जो है दिस फॉर्म अ रिजिड फ्रेम एंड इट बिहेव एज अ वाइड शैलो बीम्स। ये बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपके बीम का डिज़ाइन प्रोसीजर आपको अच्छी तरीके से आते हैं, देन यू कैन अज्यूम दिस टू वे स्लैब टू बिहेव एज अ वाइड एंड शैलो बीम्स। तो यू कैन अप्लाई द सेम थ्योरी ऑफ द बीम्स। वट सॉर्ट ऑफ बीम, दैट वाइड एंड शैलो बीम जो है वो बना देती है। एसीआई कोड ये ज्यूम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजम्पशन वो फिर जो 14 का कोड है वो डिफरेंट मेथड आपको वो स्पेसिफाई करता है। अब इट इज़ आल्सो एस्टैब्लिश दैट द फैक्टर्ड लोड कैपेसिटी ऑफ टू वे स्लैब विद द रिस्ट्रेंट बाउंड्रीज। जो फैक्टर्ड लोड कैपेसिटी है टू वे स्लैब की, अब हमने सपोर्ट कंडीशन की बात की थी जो अपने लास्ट लेक्चर में। अगर रिस्ट्रेंट बाउंड्रीज हैं तो रिस्ट्रेंट बाउंड्रीज में जो फैक्टर्ड लोड कैपेसिटी है टू वे स्लैब की इज अबाउट ट्वाइस दैट कैलकुलेटेड बाय द थ्योरेटिकल एनालिसिस। थ्योरेटिकल एनालिसिस होती है उससे डबल हो जाती है। क्यों? बिकॉज अ ग्रेट डील ऑफ मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर इन द स्लैब बिफोर फेलियर। क्योंकि मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के कंसेप्ट आपके हैं तो मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जहाँ आपकी मैक्सिमम पे पहुँचती है तो वहाँ आपकी प्लास्टिक इंचेस बनती हैं एंड देन मोमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट आगे की तरफ होती है। तो बिफोर फेलियर तक पहुँचते पहुँचते जो है ग्रेट डील ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जो स्लैब की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थ्योरेटिकल एनालिसिस मुकाबले में डबल हो जाती है। होती है बिकॉज हम एक सर्टेन लिमिट तक के अंदर उसको लेकर के जो हमारे फैक्टर्ड लोड हैं या हमारे जो सेफ्टी है के जो फैक्टर्स हैं वो जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर हम कई चीज़ों को डिसरिगार्ड करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा हम सेफ साइड के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये यहाँ जो बात समझाने की ये चीज़ है कि अगर आप फेलियर तक जाते हैं तो फेलियर तक पहुँचने तक जो लोड टेकिंग कैरिंग कैपेसिटी है वो जो आपने एनालिसिस किया हुआ है, जो आपने लोड दिया है, एक आपके पास सेक्शन था, उस सेक्शन की आपने एनालिसिस की और आपने बताया कि ये सेक्शन इतना मोमेंट ले सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोमेंट आपने बताया कि ये सेक्शन इतना लोड ले सकता है, लेकिन एक्चुअली बिफोर फेल्यूर वो सेक्शन जो होगा वो उससे डबल लोड ले सकता है। इन दैट केस, किस केस में? अगर रिस्ट्रेंट बाउंड्रीज हैं आपके पास, बाउंड्रीज रिस्ट्रेंट हैं, इन दैट केस। सो एट हाई लोड लार्ज डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन आर एक्सपेक्टेड। सर अगर लोड हाई होगा तो फिर लार्ज डिफॉर्मेशन आ सकती हैं, ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन आर एक्सपेक्टेड, दस अ मिनिमम स्लैब थिकनेस इज रिक्वायर्ड। तो उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए आपको एक मिनिमम स्लैब थिकनेस चाहिए, क्योंकि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने फॉलो करना है कि यू डू नॉट वांट टू योर स्लैब टू बी डिफ्लेक्टेड इन अ फैशन कि जहां आपके अंदर पैनिक क्रिएट हो जाए कि भाई स्लैब तो इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई है और आपकी एक साइकोलॉजिकली आपको वो चीज़ सेफ ना लग रही हो। तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंशाल्लाह PRC1 के अंदर हम उसको पर भी इंशाल्लाह बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली हम जो टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं विद द अजम्पशन दैट यू ऑलरेडी नो लॉट ऑफ कंसेप्ट ऑफ PRC1। तो इंशाल्लाह वो इन कंसेप्ट के लिए जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बेसिक उसके कंसेप्ट है PRC1 के, वो इंशाल्लाह हम जो हमारे और सीरीज ऑफ लेक्चर होंगे उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आप उसके बारे में जानते हैं तो मिनिमम स्लैब थिकनेस इसका कहता है कि स्पेसिफाई करता है, ठीक है, फॉर
क्रैकिंग कंडीशन अंडर सर्विस लोड के लिए वो कहता है कि इतना कोई ना कोई क्राइटेरिया उस स्पेसिफाई कर रहा है, जिसके आगे जो आगे चल के हम स्लाइड्स में बड़ी इंशाल्लाह डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं. रेस्ट ऑफ द टाइम वुड बी स्पेंडिंग ऑन इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, कि किस तरीके से एसीआई बता रहा है कि कौन सी कंडीशन हो, कौन सी सपोर्ट कंडीशन हो. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से हमने कहा एच सपोर्टेड स्लैब्स हैं, हमने कहा फ्लैट स्लैब्स हैं, हमने कहा फ्लैट प्लेट है, हमने कहा फ्लैट स्लैब में जो है वो ड्रॉप पैनल आया हुआ है, कॉलम कैपिटल आया हुआ है. डिफरेंट कंडीशन हमने सुबह बयान की ना लास्ट लेक्चर में. तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल हैव टू सी कि एसीआई क्या डिफ्लेक्शन कंट्रोल कर दे रहा है, कि कितनी थिकनेस आपने रखनी है सो दैट द डिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास कंट्रोल में रहे, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अंदर रहे. तो ये वो एसीआई कोड का सेक्शन है जिसके बारे में भी हमने लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया है. फिर जस्ट उसके अंदर कॉपी पेस्ट किया है सो दैट आपको पता हो कि कोड क्या कह रहा है और हमने किस तरीके से लिया है. जो एसीआई कोड का सेक्शन 6241 है, इट स्टेट दैट द टू वे स्लैब शैल बी परमिटेड टू बी एनालाइज फॉर द ग्रेविटी लोड इन अकॉर्डेंस विद ए और बी. तो 31819 कह रहा है कि आप ए और बी से परमिट कर रहा है कि आप कर सकते हैं. ए कह रहा है डायरेक्ट डिजाइन मेथड है, लेकिन नॉन प्री स्ट्रेस स्लैब्स के लिए वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्री स्ट्रेसिंग राइट नाउ, एंड इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड फॉर द नॉन प्री स्ट्रेस एंड प्री स्ट्रेस स्लैब. इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड दोनों के लिए स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको परमिट कर रहा है कि आप कर सकते हैं. डायरेक्ट डिजाइन मेथड जो है वो सिर्फ नॉन प्री स्ट्रेस के लिए. इसकी जो ये कमेंट्री है, ये इसकी कमेंट्री भी ये एक्सप्लेन करती है कि ये जो आई है इसके अंदर मॉडिफिकेशन कह ले या अमेंडमेंट कह ले, उस अमेंडमेंट का क्या है. तो दिस कोड एडिशन फ्रॉम 1971 टू 2014, एसीआई के जो कोड एडिशन आए हैं 1971 से लेकर 2014 तक, कंटेन प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड. उस प्रोविजन को कंटेन किए, उसके अंदर थे कि ये आप मेथड को इस्तेमाल करें. बट दीज मेथड्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड आर ऑल कवर्ड इन दी अवेलेबल टेक्स्ट. आप देखेंगे जितनी भी हमारे पास, हम मोस्टली नजीम हसन साहब की किताब को फॉलो कर रहे हैं, तो जितनी भी आप जो टेक्स्ट बुक हैं जो कि एशियाई कोड के ऊपर बेस की हुई है, उसके अंदर आप देखेंगे जो टू वे स्लैब का डिज़ाइन है वो या तो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड से है या इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड. ज़्यादातर टाइम जो है डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड पर स्पेंड किया जाता है. तो वो चूँकि अवेलेबल है तो इसलिए वो उसको परमिट कर रहा है कि दीज प्रोविजन फॉर द ग्रेविटी लोड एनालिसिस ऑफ द टू वे स्लैब्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोड. 31819 से रिमूव कर दिया गया है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी ओनली टू ऑफ सेवरल एनालिसिस मेथड. जो सेवरल एनालिसिस मेथड है, इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड में हम एनालिसिस के और भी मेथड के ऊपर बात करेंगे, उनमें से ये जस्ट 2 मेथड हैं. तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ 2 को ही कह दें, तो यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द लिबर्टी टू यूज द अदर एज वेल. लेकिन चूंकि टेक्स्ट में जो आपके टेक्स्ट बुक्स मोस्टली अवेलेबल हैं उसके अंदर ये डायरेक्ट डिजाइन मेथड्स और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड इंक्लूड किया है, तो स्टिल परमिट दैट. ये मेथड इज स्टिल वैलिड. ऐसी नहीं है कि इस मेथड को ऑब्सोलीट कर दिया गया और कहा कि नहीं ये मेथड कोई ख़तरनाक है या इस मेथड पे डिज़ाइन जो है वो सेफ़ नहीं है. ऐसी चीज़ नहीं है. मेथड इज स्टिल अ पार्ट, लेकिन वो कहता है क्योंकि देयर आर सेवरल मेथड एज वेल, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज मेथड. ठीक है, हुई बात. द डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड ऑफ द 2014 कोड हाउएवर मे स्टिल बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ टू वे स्लैब्स फॉर द ग्रेविटी लोड. तो ये 2 मेथड ग्रेविटी लोड के लिए, क्योंकि हम अभी देखेंगे जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड की जब हम उसके ऊपर जाएंगे कि किन किन शराइत है पूरी करेगा तब आप डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को लगा सकते हैं. तो उसके अंदर आप जाके देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेविटी लोड के लिए करते हैं. तो अगर नॉन ग्रेविटी लोड है, जैसे आपके पास डायनेमिक लोड है, विंड लोड है, ये अर्थक्वेक लोड हैं, तो फिर दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट वैलिड. फिर डेफिनेटली विल हैव टू सी द अदर मेथड एज वेल. तो ये मैंने सेक्शन को इसलिए रेफ़र किया कि मोस्टली जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो लड़के स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि भाई सर ये कोड जो है को आप लोग रेफ़र कर देते हैं, कोड कहाँ है, तो ये कोड में कहाँ लिखा हुआ है. तो ये कोड डेफिनेटली इस लाइब्रेरी में आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप जाके देखें. ये सेक्शन भी मैंने इसलिए रेफ़र कर दिया और जो सॉफ्ट कॉपी है उसका मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दिया है कि ये कोड को समझना और कोड को पढ़ना आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये जो कोड सुनते रहते हैं उस कोड का पता भी हो कि कोड कहाँ है और वो कैसे अप्लाई होता है. तो डेफिनेटली हम देयर आर डिफरेंट कोड, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कोड्स हैं उनके अपने अपने. तो हम जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली अडॉप्ट करते हैं वो एशियाई कोड को अडॉप्ट करते हैं. दैट्स वाई मैं इसको एशियाई कोड को लेकर के चल रहा हूँ. दोज हु आर इन इंडिया दे हैव द इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज़ वेल. तो वो भी जाहिर सी बात है, जो कोड्स आते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बिल्कुल डिफरेंट जो डिज़ाइन प्रोसीजर आपको बता रहे होंगे. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी को लेकर के कोड ने अपनी अपनी कंट्रीज़ में रिसर्च की है और अपने जो सर्कमस्टांसिस हैं, अपनी जो सिचुएशंस हैं और अपनी जो उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको फिर इनकॉर्पोरेट किया जाता है उस कोड में और उसको सर्टन लेवल पे मॉडिफाई किया जाता है टू फिट
करने के लिए अपनी इन्वायरमेंट के अंदर और सूट करने के लिए अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम जो है करेंटली पाकिस्तान के अंदर कोड बना है, लेकिन वो इतना इस्टेब्लिश नहीं है। इस्टेब्लिश नहीं होने पर तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बड़ी स्वैपिंग स्टेटमेंट है। तो जो बात ये है कि करेंटली जो टेक्स्ट लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है, तो एशियाई कोड को पढ़ाया जाता है और इसीलिए हम इसको ही लेकर के चल रहे हैं। तो या तो हम, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक भी ले सकते हैं, ताकि हम जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर लेते हैं, ताकि ये आपके पास कंटिन्यूटी रहे।